मुझे विधवा हुए 10 साल हो गए। ना ही मेरी कोई औलाद है और ना ही मैंने दूसरी शादी की थी। मुझे अपने मरे हुए पति से बहुत प्यार था, इसीलिए मैं रोज़ उनकी कमीज़ अपने पास रख कर सोती थी। मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं सुबह जब उठती तो मुझे चक्कर आते और पेट में दर्द होता। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो बोली, तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मैं तो कई सालों से विधवा थी। उस रात मैं बहुत परेशान थी और अपने पति की कमीज़ अपने सीने से लगाए हुए लेटी थी कि तभी मुझे एक चुभन सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने कमीज़ के जेब में हाथ डाला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उनके उसके अंदर से तो मेरा नाम सायमा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन सीमा की शादी है। हम 3 बहन और एक भाई थे। ये हमारे घर की पहली शादी थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने जीजा जी से जूते चुराई के 5100 रुपये लूँगी, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थे और मेरे जीजू भी बहुत अच्छा कमा लेते थे। अभी मैं अपने जीजू के जूते चुराने के बारे में सोच रही थी कि मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर और मुझे अपने कमरे में ले गई। मम्मी मुझे बहुत परेशान लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, मम्मी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मी मेरे पूछने पर बच्चों की तरह रोने लगी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ में एक खत थमा दिया। मैंने जल्दी से उस खत को खोला, देखा तो खत सीमा दीदी का था। उसने लिखा था कि मम्मी, मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं खत लिख रही हूँ। मम्मी, मैं रोहन से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। मम्मी, उसने मुझे कहा है अगर मैं उसके साथ घर से नहीं गई तो जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह से आपकी बहुत बदनामी होगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी दीदी का खत पढ़कर कांपने लगी थी। मम्मी बोली, साइमा बेटा, क्या तुम्हें अपनी दीदी की करतूतों का पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी कसम से मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं दीदी को इस घर से कभी नहीं जाने देती। मम्मी बोली, अब देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी बताओ अब इस हाल में मैं क्या करूं? मैं बोली, मम्मी मैं कुछ नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा अब अपने बाप की इज्जत को तुम बचा लो। अपनी बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मुझे मम्मी से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं बोली, मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? रोहन के घर वालों को पता चलेगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे? वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मम्मी बोली, तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम अपने बाप को अर्थी पर लेटे देखना चाहती हो या दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठना चाहती हो? मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ जैसे ही देखा मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपने खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी। आखिर मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया। वो नहीं जानते थे कि मैं सीमा नहीं साइमा हूँ। कुछ ही देर में मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी सास मुझे मेहमानों के बीच बैठाकर कुछ रस्में पूरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने सर दर्द का बहाना बना लिया और रोहन से कहा कि मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। रोहन ने अपनी माँ से कह दिया कि बाकी की रस्में कल सुबह कर लेना। मेरी सास को कोई एतराज़ नहीं हुआ। मुझे मेरे कमरे में लाकर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद रोहन भी कमरे में आ गए। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठाया और एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए। वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद जो शब्द मुझसे कहे वो मुझे सुन करने के लिए काफ़ी थे। तुम सीमा की छोटी बहन साइमा हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? कुछ बताओगी मुझे? मैं रोते हुए बोली, रोहन, दीदी आज घर से भाग गई। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। मम्मी को उसका खत मिला जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी से और से प्यार करती है, इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही है। उस समय हम बहुत परेशान हो चुके थे। मम्मी को पापा की इज्जत की फिक्र थी, इसीलिए मेरे सर पर दुपट्टा डालकर मुझे मंडप में बैठा दिया। रोहन ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, ओहो, तभी पंडित जी ने फेरे के समय तुम्हारा नाम लिया था। मुझे थोड़ा शक तो हुआ था कि वो सीमा की जगह शायमा नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन
तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मेरा वहम होगा। जी, मम्मी जी ने पंडित जी से पहले ही बात कर ली थी, उनको सच बता दिया था। इसीलिए पंडित जी ने दीदी की जगह मेरा नाम लिया था। मम्मी ने उसी समय खाना टेबल पर लगवा दिया था, जिससे किसी का ध्यान नाम की तरफ ना जाए। रोहन ने सर हिला दिया और बोला कि तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्या? मुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, ये बात मुझे नहीं पता। इस समय मुझे ये बात सता रही है कि आप और आपकी फैमिली मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। रोहन बोले, सायमा तुम एक अच्छी लड़की हो। इस बात का यही सबूत बहुत है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अपने माँ बाप को बदनाम होने से बचा लिया। और अगर बारात वापस लौट जाती तो यकीनन हमारी भी बहुत बदनामी होती। रोहन बोले, सायमा तुम बहुत अच्छी हो और खूबसूरत लड़की हो, मुझे तुम्हें अपनाने में कोई परेशानी नहीं है। मैं तो रोहन की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। क्या सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है? अब मुझे भी तसल्ली हो गई थी। तब मुझे रोहन ने अपना मोबाइल दिया और बोला, तुम आराम से अपनी मम्मी को कॉल करके बता दो कि रोहन को अब सच्चाई का पता चल गया है, वो बहुत परेशान होंगी। उनको दिलासा दे दो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। रोहन की बात सच साबित हुई। जब मैंने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी रोने लगी और बोली, तुम जब से विदा होकर गई हो मैं तो सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन करके अपने बारे में बता दिया। सच जानने के बाद तो रोहन ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहन के घर वालों के सामने जब मेरी असलियत आई तो उन्होंने बहुत एतराज़ किया। मेरी सास तो कहने लगी कि बेटा इसको अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दो। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि धोखा देने का क्या नतीजा होता है। ये रिश्ता ना हो गया ऐसा है जैसे हम सब्जी मंडी से सब्जी लेने गए थे, हमें दिखाया कुछ और पैक करके दिया कुछ। तब रोहन ने ही सबको समझाया था। उसने सबको कहा कि मुझे साइमा सीमा से भी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप सब में से किसी ने भी इसके साथ कुछ बुरा किया तो मुझे बहुत दुख होगा। फिर रोहन ने बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी दिया। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। रिसेप्शन पार्टी के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। मैंने महसूस किया था कि अभी भी मेरी सास मुझसे खिंची खिंची सी रहती हैं। लेकिन रोहन ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया कि वो मेरा ख्याल रखें। एक दिन आ गया, मेरी सास का भी दिल पिघल गया। अब हम दोनों सास बहू में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे पति रोहन दिल्ली में एक स्पेशल पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर तैनात थे और स्पेशल वालों की तो कभी छुट्टी ही नहीं रहती, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। उन्होंने मुझे हर खुशी दी थी। वो कभी मुझे बाहर घुमाने तो कभी शॉपिंग पर ले जाते। मुझे ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी। फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए वापस चले गए और रोहन के जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। एक दिन मुझे मेरी सास ने अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू मेरा बेटा तो अब अपनी ड्यूटी पर चला गया, लेकिन तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मैंने अपनी सास से बोला, माँ जी अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। ये सुनकर मेरी सास बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास रहे। बेटी तुम ऐसा करो कि कुछ साल के लिए रोहन के पास चली जाओ, तब तक मैं अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। रोहन को सरकारी क्वार्टर तो मिला ही हुआ है, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। रोहन को भी औलाद की बहुत ही ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस तरह की बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि वो मुझे रोहन से दूर रखेंगी और मुझे उनके पास नहीं जाने देंगी, लेकिन मेरी सास ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया था। उसी दिन रोहन को कॉल कर दिया और बोली, बहू को अपने साथ रखने का इंतज़ाम कर लो। रात को मुझे रोहन का कॉल आया और वो बहुत खुश लग रहे थे। वो कहने लगे कि जब से मैंने ये खुशखबरी सुनी है कि तुम मेरे पास रहने आ रही हो, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। मैं कल तक सारा इंतज़ाम कर लूँगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे ये सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था। मैंने खुशी खुशी सारा सामान की पैकिंग कर ली। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मन ही मन खुश भी हो रही थी। शाम हुई तो रोहन के नंबर से कॉल आ रहा था। मैंने कॉल उठाया तो किसी ने हेलो बोला था। ये आवाज़ मेरे रोहन की नहीं थी। मैं अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे
पता नहीं क्या हो गया हो। मैं बोली, जी आप कौन? तो उधर से कोई आदमी बोला, आप रोहन के घर से बोल रही हैं क्या? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। उन्होंने बताया कि आपके पति रोहन देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। वह इस दुनिया में नहीं रहे। ये शब्द मेरे ऊपर गोलियों की तरह चल रहे थे। मेरी सास ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। उन्हें भी अपने बेटे के शहीद होने के बारे में पता चला। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो भी सिसकियां ले रही थी, मगर मुझे रोने से मना कर रही थी। बोली, अपने आंसू छुपा लो, गम ना करो। ऐसा ना हो कि कोई और औरत तुम्हें देखकर घबरा जाए और देश की सेवा से उनको रोक ले। मैं तो उनके हौसले को देखकर हैरान थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार बहुत ही शांत तरीके से किया गया। एक तरफ मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, लेकिन दिल था कि संभल ही नहीं रहा था। मैं सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। मेरे पति रोहन बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे दुनिया के सामने रुस्वा होने से बचाया था। मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे ना उस इंसान से मोहब्बत करने लगती। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि अब रोहन के बाद मैं आपका सहारा बनूंगी, लेकिन मेरे कमाने की नौबत ही नहीं आई। रोहन की पेंशन आने लगी थी, इसी से घर का खर्च चल जाता था। मेरी सास अक्सर कहती कि अगर रोहन का बच्चा होता तो तुम्हारी गोद में खेल रहा होता। मुझे मेरे घर का वारिस देकर चला जाता। यूं ही समय बीतता गया। एक दिन मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आए। मम्मी ने मेरी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और कहा कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें। अभी इसकी पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी पड़ी है। कल को हम मर गए और भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, मेरी इजाज़त है, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मुझे बुलाना ज़रूर। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। मैंने बोला, मम्मी, रोहन ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं अपने शहीद पति के हुक्म को कैसे टाल सकती हूँ? मैं अपनी सास को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा लिया, पर मैं नहीं मानी। मेरे पास जिंदगी बिताने के लिए रोहन की बहुत सी यादें थीं। मैं हर रात रोहन की तस्वीर और कपड़ों को सीने से लगाकर सोती थी। उनकी तस्वीर से ढेरों बातें करती थी। यूं ही मेरी जिंदगी के 10 साल बीत गए। मेरी शादी सास अब पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अब मैं उनका और भी ज़्यादा ख्याल रखती थी। अगर अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब सी चल रही थी। अब तो मेरी सास भी मुझसे कहने लगी, साइमा बेटी, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। मैं उनकी बात सुनकर हंस कर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास बोली, बेटी, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी बच्ची, तुम शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मर कर अपने रोहन के पास जाऊं तो वो मुझसे देखकर ये सवाल करे कि मेरी पत्नी को आप किसके पास छोड़कर आई हैं। मैंने अपनी सास से कहा कि आपको अपने मरे हुए बेटे की कसम, जो आज के बाद मेरी शादी की बात की या नाम भी लिया। अब मेरी तबीयत हर समय ख़राब रहने लगी। मेरा जी घबराता रहता, हर वक्त मुझे चक्कर आते रहते, मगर मैं अपनी इस बीमारी को नज़रअंदाज करती रहती। मगर मेरी सास की नज़र से ये सब नहीं बचा था। एक दिन बोली, साइमा मेरी बच्ची, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं उनको हमेशा टाल देती, लेकिन आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठ गई। कहने लगी, मैं तुम्हें आज हर हाल में डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। और वो मुझे लेके गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर हम दोनों हक्का बक्का रह गए थे। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर हमें दवाइयों और सावधानियों के बारे में बता रही थी, मगर मेरे पल्ले उनकी एक बात नहीं पड़ी। मेरा दिमाग तो बस इस बात पर उलझ गया था कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, हम दोनों घर आ चुके थे। सारे रास्ते हम दोनों चुप थे। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम इस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात की फ़िक्र है कि मैं अकेली कैसे रहूंगी तो तुम मेरी फ़िक्र मत करो। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मैं आराम से रह सकती हूँ।
मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी जी, मेरी ज़िंदगी में आने वाला सबसे पहला और आखिरी मर्द रोहन ही थे। उनके जाने के बाद मैंने कभी भी किसी आदमी से रिश्ता बनाने और रखने के बारे में सोचा तक नहीं। शायद डॉक्टर झूठ बोल रही है। मेरी सास मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। अच्छा होगा कि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। बेटी, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ। फिर तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं अपने कमरे में गई और रामायण लेकर आई और रामायण पर हाथ रखकर बोली, मेरी जिंदगी में रोहन के सिवा कोई नहीं है। अब मेरी सास भी परेशान हो गई। बोली, बेटी, हमें मुजरिम को ढूंढना होगा। आज से ना तुम सोना ना ही मैं सोऊंगी। फिर देखते हैं ये सब किसका किया धरा है। खैर, रात हुई तो प्लान के मुताबिक मैं अपने पति की तस्वीर अपने सीने से पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। करीब रात के 12 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आदमी आया हो। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। तब मुझे एक रुमाल नजर आया। कमरे की खिड़की से आने वाला आदमी मेरे नाक पर एक रुमाल रखकर मुझे बेहोश करने वाला था कि मैं उठकर बैठ गई। मेरी नज़र सामने पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरे पति रोहन थे। वो मेरे सामने खड़े थे। तभी मेरी सास भी कमरे में आ गई। वो भी अपने बेटे को देखकर दंग रह गई थी। वो रोहन के गले लगकर रोने लगी। बोली, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैं एक जासूस हूँ। मैं अपने देश के खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जब उन दिनों मेरी शादी हुई थी तब मेरे बड़े ऑफिसर को पता चला था कि हमारे देश में दुश्मन घुस आए हैं, जो हमारे देश का राज जानकर हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहते थे। मैं एक माहिर जासूस था, इसीलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि आपने साइमा को मेरे पास भेजने का फैसला किया। इसीलिए मुझे मरने का झूठा नाटक करना पड़ा। मम्मी, मेरे साथ जो लड़का मिशन पर गया था वो शहीद हो गया। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह झुलस गया था। इसीलिए मैंने ये कह दिया कि वो मेरी लाश है, क्योंकि उस मिशन पर मेरे बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये भी हो सकता था कि आपको मेरी लाश भी ना मिलती। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस मिशन में कामयाब हो गया और मैं बच गया। मैं घर वापस आना चाहता था, लेकिन आप दोनों से बहुत शर्मिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने मन बना लिया कि जब साइमा प्रेग्नेंट हो जाएगी तब आप लोग उसके बच्चे के बाप को ज़रूर ढूंढेंगे। तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा और मुझे ढूंढते हुए आप लोग मेरे पास आ जाएंगे। मम्मी, आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। मेरी सास थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली गई। अब रोहन ने मेरे पास आ गए और बोले, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? आपको पता नहीं मैंने ये 10 साल कैसे बिताए। आपके बिना मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गम के हवाले कर दिए। रोहन कहने लगे, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मेरी गलती है, पर मुझे माफ़ कर दो। एक बार मैंने तुम्हें माफ़ किया था, अपना बनाया था, जब तुम्हें उम्मीद नहीं थी और अपनी ज़िंदगी से हार बैठी थी, बहुत घबराई हुई थी। इस बार तुम मुझे माफ़ कर दो। इस बार मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। रोहन की इस बात को सुनने के बाद कुछ भी कहने को नहीं था। मैंने उनको माफ़ कर दिया। आज मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे पति को लौटा दिया। आज मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियाँ शेयर कर दिया करें।